वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से एक पाठ के पूरे प्रश्न उत्तर करने वाले, और उस पाठ का नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम से आप लोगों के पास 6 चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उनमें से एक पार्ट ये भी है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, और इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन तो आए गई। तो ये जो चैप्टर है आपने अच्छे से समझना है, और इस वीडियो को देखते देखते ही आपको सारे प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे, लेकिन आपने ढंग से समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। पहले है प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम। यहां से एमसीक्यू कौन से बन सकते हैं? प्रिंट माध्यम बोलिए या मुद्रित माध्यम बोलिए। प्रिंट माने क्या होता है? छापना। प्रिंट वर्ड आपने सुना होगा। प्रिंट माध्यम भी कह सकते हैं या मुद्रित माध्यम भी कह सकते हैं, जिसको आप छापना कहते हैं। ठीक है, प्रिंट माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना क्या है? तो सबसे पुराना जो माध्यम है वो है प्रिंट माध्यम। जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा है? प्रिंट माध्यम, क्योंकि बाकी चीजें इंटरनेट वगैरह ये सब चीजें बाद में आई। सबसे पहले प्रिंट माध्यम था, जो छापने वाली चीजें। तो जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा है? प्रिंट माध्यम। याद हो गया। दूसरा, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? प्रिंट माध्यम की शुरुआत कहां से हुई थी? चाइना से। 2 एमसीक्यू हो गए। सबसे पहले जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना है प्रिंट माध्यम, इसकी शुरुआत कहां से हुई? चीन से। अगला एमसीक्यू आ सकता है, छापे खाने का आविष्कारक कौन था? तो उसका नाम है गुटेनबर्ग, और यह जर्मनी का था। एमसीक्यू में अगर आपने प्रश्न देखा है तो आपको याद आ जाएगा। छापे खाने का आविष्कारक कौन था? गुटेनबर्ग। और कहां से था? जर्मनी से। भारत में पहला छापा खाना कहां खोला गया? 1556 में। 1556 गोवा में। तो ये 4 एमसीक्यू आ सकते हैं। और इसके बाद 5वां एमसीक्यू है, भारत में पहला छापा खाना खोलने के क्या उद्देश्य थे? तो धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए और उनका प्रचार करने के लिए। तो बेसिकली ये जो छापा खाना खोला गया था 1556 में गोवा में, इसका मुख्य उद्देश्य था धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए। तो 5 एमसीक्यू हो गए। दोबारा से डिस्कस कर ले। पहला, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना जनसंचार माध्यम कौन सा है? सबसे पुराना जनसंचार माध्यम है प्रिंट माध्यम, जिसको आप छापना कहते हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? चाइना से, चीन से। छापे खाने का आविष्कारक कौन था? गुटेनबर्ग, जर्मनी। छापे खाने का आविष्कारक गुटेनबर्ग, जर्मनी। भारत में पहला छापा खाना 1556, 1556। भारत में पहला छापा खाना 1556 में गोवा में। 1556 गोवा। और क्यों खोला गया था? धर्म प्रचार की पुस्तकों का प्रचार करने के लिए, उनका प्रसार करने के लिए। किसका? धर्म का, धर्म प्रचार की पुस्तकों का। क्लियर है? उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन क्या आ सकता है? प्रिंट माध्यमों के लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें, या मुद्रित भी कह सकते हो, सेम बात है। प्रिंट माध्यम बोलिए या मुद्रित माध्यम बोलिए, आपने दोनों शब्द याद रखने हैं। मुद्रित का मतलब भी वही है। तो प्रिंट करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, भाषा सरल होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो पढ़ने वाला आसानी से समझ सके। अब आपकी बुक है, उसमें इतने डिफिकल्ट लैंग्वेज अगर यूज होगी, आप YouTube में वीडियो देखते हैं, आप उन्हीं की वीडियो को पसंद करोगे जिनकी लैंग्वेज क्या होगी? इजी होगी। जो इजी लैंग्वेज में आंसर बताएंगे, जो डिफिकल्ट लैंग्वेज में बताएंगे वो आपको समझ नहीं आएंगे। तो जब भी कोई चीज छपती है, जैसे समाचार पत्र, किताबें, है ना, तो क्या ध्यान में रखना है कि
जो चीज आप छाप रहे हो सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके। तो प्रिंट माध्यम में क्या बात ध्यान में रखनी है? पहला कि भाषा सरल होनी चाहिए जो दूसरों को आसानी से समझ में आ सके। दूसरा, शब्द सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। वर्ड लिमिट, शब्द सीमा मतलब वर्ड लिमिट, जितनी जरूरत हो उतना ही लिखना चाहिए। अब हिंदी में भी एक क्वेश्चन का आंसर 3 पेज का भी हो सकता है, लेकिन 3 नंबर में 3 पेज क्यों लिखे भाई? तो शब्द सीमा वर्ड लिमिट का भी ध्यान होना चाहिए। साइंस आप 9th में भी पढ़ते हो, 10th में भी पढ़ते हो, 11th में भी, 12th में भी। फिजिक्स में कोई टॉपिक 9th में भी है, 11th में भी है। डिफरेंस क्या है? 11th में वो टॉपिक बड़ा होगा, उसको ज्यादा एक्सप्लेन किया होगा। तो शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले मैंने क्या बताया था? क्या भाषा सरल होनी चाहिए जो पढ़ने से आसानी से समझ में आ सके। दूसरा, मैंने अभी क्या बताया कि शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही लिखना चाहिए। तीसरा, शब्दों को सही से लिखना चाहिए, प्रिंट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर किताब में कुछ चीज गलत छप गई तो वो छपी गई, जब तक उसका नया एडिशन नहीं आएगा उस बुक का तब तक आप उसे गलत ही पढ़ोगे। और है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। ऐसे बातें नहीं लिखनी है कि जो किसी धर्म से रिलेटेड या कुछ भी हो जो दूसरों को हर्ट करे। तो ये 4 पॉइंट याद कर लीजिए, बहुत इजी है। प्रिंट माध्यम में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले क्या बताया? शब्द क्या होने चाहिए? सरल होने चाहिए जो पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था? शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही लिखना चाहिए। तीसरा, शब्दों को सही से लिखना चाहिए, प्रिंट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और चौथा, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को बुरा लगे या दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। इससे पहले हमने 4 एमसीक्यू देखे, अब ये वाला क्वेश्चन था प्रिंट माध्यम में हमको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर हो गया चारों पॉइंट, बहुत आसान है। अगला है डेडलाइन किसे कहते हैं? ये एमसीक्यू में आ सकता है ये प्रश्न। डेडलाइन का मतलब होता है समाचार को कवर करने की अंतिम समय सीमा। जैसे मैंने बोला तुम्हारे लिए डेडलाइन है, तुमको इस डेट तक प्रोजेक्ट देना ही पड़ेगा, तो यहां पर डेडलाइन का मतलब है समाचार को कवर करने की अंतिम समय सीमा। समाचार को कवर करने की अंतिम समय सीमा वो डेडलाइन है। क्लियर। अगला है रेडियो से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू। पहला, रेडियो श्रव्य माध्यम है। श्रव्य का मतलब रेडियो को केवल सुना जा सकता है, तो श्रव्य ही होगा। टेलीविजन क्या होगा? टेलीविजन दृश्य श्रव्य होगा, क्योंकि उसे देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है। तो रेडियो कैसा है? श्रव्य, जिसे केवल सुना जा सकता है। रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य। दूसरा, रेडियो टेलीविजन कैसे है? अगर यह आएगा तो एक रेखीय, लीनियर भी कहते हैं, ये वर्ड याद रख लीजिए। रेडियो और टेलीविजन जो दोनों है वो एक रेखीय माध्यम है। एक रेखीय या लीनियर वर्ड याद कर लीजिए। और रेडियो में सर्वाधिक महत्व किस चीज का होता है? शब्द और आवाज का। देख लेना, ये एमसीक्यू में आ सकता है, शब्द भी हो सकता है एमसीक्यू में या आवाज हो सकता है। तो रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य, क्योंकि उसमें हम केवल सुन सकते हैं। और ये वर्ड भी याद रखिए, एक रेखीय, लीनियर, ये भी याद रखना है। और रेडियो में सर्वाधिक महत्व किसका होगा? आवाज या शब्द का ही होगा, क्योंकि इसमें चित्र तो दिखाई नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, रेडियो समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं, या रेडियो समाचार की संरचना कैसी होती है? तो ये आपको पता ही है, रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये देखिए, रेडियो समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया। प्रश्न आएगा, रेडियो समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं, या रेडियो समाचार की संरचना बताइए कि कैसे होती है। तो आप लिखना, रेडियो समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समाचार भी इसी शैली में लिखे जाते हैं। अब किसे कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली? क्या होती है उल्टा पिरामिड शैली? तो इसमें लिखना, इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है और बाद में कम महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है। दोबारा से बताऊं, रेडियो समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? बहुत इजी है, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? इसमें पहले महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है और बाद में कम महत्वपूर्ण। पहले महत्वपूर्ण, बाद में कम महत्वपूर्ण। और फिर ये चित्र बना देना, इंट्रो, बॉडी और समापन, ये इसके पार्ट है उल्टा पिरामिड के। सबसे पहले इंट्रो आता है। इंट्रो का मतलब है समाचार का पहला पैराग्राफ, बॉडी समाचार का वर्णन और समापन उस समाचार का क्लाइमेक्स। ये भी रट लीजिए उल्टा पिरामिड शैली, इंट्रो, बॉडी, समापन। इंट्रो होता है समाचार का पहला पैराग्राफ, फिर बॉडी में उस समाचार को एक्सप्लेन किया जाता है, और समापन का मतलब होता है उस समाचार का क्लाइमेक्स।
तो इंट्रो बॉडी समापन, इंट्रो बॉडी समापन। इंट्रो समाचार का पहला पैराग्राफ, बॉडी समाचार का वर्णन और फिर समाचार का क्लाइमेक्स। अगला है रेडियो समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप रेडियो के लिए समाचार लिख रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, समाचार साफ सुथरे लिखे होने चाहिए ताकि एंकर को पढ़ते समय कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल सही बात, आप रेडियो के लिए समाचार लिख रहे हैं, अब जो सुनने वाला है उसने तो सुनना ही है। अब आपने 3 करोड़ की जगह 5 करोड़ बोल दिया तो आपने तो गलत डाटा दे दिया उनको, तो इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रेडियो समाचार साफ सुथरे लिखे होने चाहिए ताकि एंकर को आसानी से पढ़ने में आ सके। और समाचार टाइप होने चाहिए। टाइप समझते हो, ये नहीं कि हाथ से लिख कैसे पकड़ा दिए भाई एंकर को, टाइप होने चाहिए ताकि एंकर को पढ़ने में परेशानी ना हो। तीसरा, जिस कॉपी में समाचार लिखे हैं उसके दोनों ओर हाशिया छोड़ना चाहिए। यह हाशिया, ये जो रेड लाइन है, दोनों ओर, ठीक है। एक लाइन में 12 से 13 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। एक लाइन में 12 से 13 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। यह किन चीजों का है, किस प्रश्न का उत्तर है? रेडियो समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह मैं आपको बता चुका हूं। और उसके बाद है अंकों को सावधानी से लिखना चाहिए, ठीक है। 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए और 11 से 999 तक अंकों में लिखना चाहिए। यानी कि 1 से 10 तक के जो अंक है उनको शब्दों में लिख दो और बाकियों को डिजिट में ही। और सर्वाधिक संख्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या होगी तो पढ़ने में दिक्कत आएंगी। क्लियर हो गया? तो ये बहुत आसान है, इनमें से आप कुछ लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन था रेडियो समाचार लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहले मैंने क्या बताया, समाचार साफ सुथरे लिखे होने चाहिए ताकि एंकर को पढ़ने में परेशानी ना हो। समाचार टाइप होने चाहिए ताकि एंकर को पढ़ने में परेशानी ना हो। जिस कॉपी में समाचार लिख रहे हो दोनों ओर हाशिया छोड़ना है और एक लाइन में 12 से 13 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। और क्या है, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और 7th वाला लिख देना, 6 वाला चाहे आप मत लिखना लेकिन पढ़ लेना, अधिक संख्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये 6 वाला आप रहने देना, ठीक है। और अगर याद है तो लिख देना, ठीक है। एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये भी आसान है कि 1 से 10 तक की संख्याओं को अंकों में लिखना है और 11 से 999 तक की उसको शब्दों में, और अधिक अंकों का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर हो गया? अगला है रेडियो समाचार की भाषा शैली कैसे होती है। तो ढंग से देखिए, रेडियो सभी लोग सुनते हैं चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़, इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सभी लोगों को समझ में आ सके। अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लोग उस बात को समझ नहीं पाएंगे। समझ गए आप? क्योंकि रेडियो सभी लोग सुनते हैं चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। तो आपको कैसे शब्दों का प्रयोग करना है? सरल शब्दों का, ताकि वो पढ़े लिखे भी समझ जाए और अनपढ़ भी समझ जाए। अनपढ़ तभी समझ पाएंगे जब भाषा सरल होगी। अगर आप बहुत टफ शब्दों का प्रयोग करोगे वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद लिख देना, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को बुरा लगे। तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बस 5 बहुत है। क्लियर हो गया? ये 2 आप छोड़ सकते हैं, ये 6 वाला और 7th वाला, क्योंकि आंसर की लिमिट इतना बड़ा भी हमने नहीं लिखना है। क्लियर हो गई बात? 3 नंबर के क्वेश्चन में काफी है, इतना बहुत है, ये भी एक्स्ट्रा है। रेडियो सभी लोग सुनते हैं चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सभी के समझ में आ सके। पहला पॉइंट याद हो गया भाषा से। दूसरा, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, लंबे लंबे सेंटेंस का नहीं। सेकंड भी आप याद कर लोगे, जहां जरूरत हो वहां मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को बुरा लगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तत्सम कहते हैं जो सीधा सीधा संस्कृत टाइप के वर्ड है। तो कितने इजी पॉइंट हैं। अगला है टेलीविजन से संबंधित क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम है, ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि इसको देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। रेडियो केवल श्रव्य माध्यम है, टेलीविजन एक रेखीय माध्यम है, ये मैं बता चुका हूं। और इसमें सबसे अधिक महत्व दृश्य का होता है। जैसे रेडियो में किसका था, शब्द या आवाज का, इसमें दृश्य का। क्लियर हो गए? 3 क्वेश्चन। अब है रेडियो समाचार लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। टेलीविजन समाचार, रेडियो समाचार हम पढ़ चुके हैं। अब टेलीविजन समाचार लिखते समय हमको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, देखिए बहुत ही है। देखो क्या लिखना है इसमें,
टेलीविजन में हमें चित्र भी दिखाई देते हैं और आवाज भी सुनाई देती है, इसलिए हमें यह ध्यान में रखना है कि टेलीविजन में जो चित्र दिखाई दे रहे हैं वही शब्द भी होने चाहिए। अब टेलीविजन में समाचार में जो है सलमान खान के बारे में बताया जा रहा है, तो आवाज भी सलमान खान के बारे में होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि चित्र सलमान खान का चल रहा है और बात तुम किसी और चीज की कर रहे हो। तो टीवी में जो चित्र चल रहे हैं पीछे आवाज भी उन्हीं के बारे में होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अगर टीवी में आग के चित्र दिखाई जा रहे हैं तो शब्द भी आग के बारे में होने चाहिए। अगर टीवी में सलमान खान का चित्र दिखाया जा रहा है तो शब्द भी उनके बारे में होने चाहिए। तो कितना सरल पॉइंट है, ठीक है। और टेलीविजन समाचार लिखते समय दो और चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो मैंने क्या बोली कि जो चित्र दिखाई जा रहे हैं आवाज भी वही चलनी चाहिए। अगर आग के चित्र चल रहे हैं तो आग के बारे में बात होनी चाहिए। सलमान खान के बारे में बता रहे हैं तो सलमान खान के जो चित्र चल रहे हैं पीछे आवाज भी सलमान खान के बारे में होनी चाहिए। क्लियर हो गया? और दूसरा दो चीज और ध्यान में रखनी है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। बाइट, बाइट कहते हैं किसी के द्वारा कही गई बात, एमसीक्यू में आ सकता है। बाइट का मतलब है किसी के द्वारा कही गई बात। और नेट साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट साउंड का मतलब होता है प्राकृतिक आवाजें। अब किसे कहते हैं प्राकृतिक आवाजें? जो आवाजें स्वयं रिकॉर्ड हो जाती है खुद ब खुद। अब कैसे? देखिए, अगर कोई पत्रकार किसी आंदोलन की खबर ला रहा है और पीछे से नारे लगाने की आवाज स्वयं रिकॉर्ड हो जाए तो वो नेट साउंड है। मान लो मैं रिपोर्टर हूं और मैं ना किसी चीज की खबर ला रहा हूं और पीछे से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है तो वो खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वही होती है नेट साउंड या प्राकृतिक आवाजें। एमसीक्यू में आ सकता है। क्लियर है? तो टेलीविजन समाचार लिखते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला तो बहुत सरल था कि जो चित्र चल रहे हैं पीछे से आवाज भी या शब्द भी वही होने चाहिए। अगर आग के चित्र चल रहे हैं तो आग के बारे में ही पीछे से शब्द होने चाहिए। अगर सलमान खान के बारे में बता रहे हैं तो पीछे से सलमान खान के बारे में शब्द होने चाहिए। और दूसरा दो चीज और ध्यान में रखनी है। बाइट, बाइट होती है किसी के द्वारा कही गई बात और नेट साउंड होता है प्राकृतिक आवाजें जो खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाती है। डन? उसके बाद है टेलीविजन समाचार की भाषा शैली। जैसी अभी हमने रेडियो समाचार के लिए की थी कि भाषा सरल होनी चाहिए। रेडियो समाचार की बात कर रहा हूं, जहां जरूरत हो मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अब है टेलीविजन समाचार की भाषा शैली, ये भी लगभग वैसी है। टेलीविजन सब लोग देखते हैं चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़, इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबको समझ में आ सके। अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग ये सेम लिखना है आपने, वही वाले चलेंगे, ठीक है। ये रेडियो समाचार की भाषा शैली और टेलीविजन समाचार की भाषा शैली सिमिलर है। क्लियर हो गई? देखिए सिमिलर से तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत आसान है। क्लियर है? और ये इंटरनेट वाला मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए मैं इसको अब नहीं बता रहा हूं यहां पर। क्लियर है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको आंसर अभी याद हो जाएंगे। धन्यवाद।